Hello everyone. So this is going to be very short and sweet lecture related to employment, job, etc. And in this we will be doing like I think 10 to 15 questions or even maybe less than that because prelims में इससे बहुत ज़्यादा questions नहीं आए हैं but जो भी आए हैं काफ़ी conceptual हैं और even एक एक question matter करता है जब आप actual prelims का पेपर दे रहे होगे. सो इस PYQ सीरीज़ में हम इकॉनमी समय कर रहे हैं और इकॉनमी के 3-4 जो मेजर टॉपिक थे वो हम कवर कर रखे हैं. अब जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, फिर हम स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सेक्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे. तो इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे. 10-10, 15-15 क्वेश्चन में आपका पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा. चलो सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. 1992 में आया. इसमें क्या पूछ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स व्हेन वर्कर मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर. जब आप जॉब स्विच करते हो ना, जब जॉब वन से आप जॉब टू में जाते हो तो उस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है. अच्छा देखो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कट डाउन कर दिए हैं क्योंकि वो अब आज के लिए रिलेवेंट नहीं है उतने पुराने, बिकॉज इकॉनमी इज़ ऑलवेज ग्रोइंग. सो हमको हमेशा लेटेस्ट वाला ही पढ़ना चाहिए. बट जो कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं मैंने उनको ऐड किया हुआ है. तो देखो, जो वेरियस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जैसे सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो गया, जैसे कि शादी का सीज़न चल रहा है तो उसमें बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और उसके बाद जब सीज़न हट जाता है तो एम्प्लॉयमेंट चली जाती है, तो उसको सीजनल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट ये होता है जब आप जॉब वन से जॉब टू में स्विच कर रहे होते हैं. तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. बाकी के बारे में पढ़ लेते हैं. टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे अपना AI आ रहा है, IoT आ रहा है, ये सब इंटरनेट ये सब रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट हो गया. साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है कि जैसे कि लेट्स से इकॉनमी में एक पर्टिकुलर टाइम पे बूम आ रहा है तो उस समय एम्प्लॉयमेंट खूब बढ़ेगी, फिर बस्ट हो गया, रिसेशन आ गया तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी. तो इस तरह को साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. और एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. वो चीज़ देखो 2013 में पूछी गई. सो 1992 से 2013 में स्टैटिक सेम रहा, कुछ भी बदला नहीं है, ठीक है. तो इसलिए ये पढ़ना ज़रूरी है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, द ग्रोथ रेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज़ वेरी लो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी. सो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होता है कि लेट से किसी इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हो रहा है और उसमें नंबर ऑफ पीपल जो हायर हो रहे हैं दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो लेट से अगर इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हो रहा है और हायरिंग भी बढ़ रही है तो बोलेंगे कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ज़्यादा है. जैसे अपना मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स बनेंगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, उतना ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. तो इनको हाईली इलास्टिक बोलेंगे. अब कह रहा है कि कौन सा सेक्टर जो बहुत लो इलास्टिक है, तो जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई ना, जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया या स्टॉक मार्केट हो गया, तो दे आर वेरी टेक हैवी है ना, टेक्नोलॉजिकली बहुत डिपेंडेंट होती हैं. सो अभी आप जीरोधा का एग्जांपल देखो. सो दे आर लेस दैन आई थिंक 500 एम्प्लॉई एंड दे आर द बिगेस्ट ब्रोकर इन इंडिया. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट वेरी इलास्टिक है ना, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी नहीं है. सेम चीज़ अब AI के जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनके साथ हो रहा है कि जो काम पहले 10 इंजीनियर्स करते थे अब वो एक इंजीनियर उससे कम पैसे में 1/10 ऑफ कॉस्ट में विद टेक्नोलॉजी कर लेगा. सो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो हैविंग लेस एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो AI के रिप्लेसमेंट वाला करंट अफेयर है दैट कैन बी आस्क्ड, ठीक है. अब इस एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी से एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो कि जॉबलेस ग्रोथ. ये मेंस का टॉपिक है बट अभी आप जान लो कि जॉबलेस ग्रोथ किसको बोलते हैं, जब इलास्टिसिटी अपनी जीरो हो या नेगेटिव हो. मतलब कि जैसे जैसे कोई इंडस्ट्री बढ़ रही है उसमें नंबर ऑफ हायरिंग बिल्कुल नहीं बढ़ रही है या तो नेगेटिव हो रही है. मतलब जैसे आप टेक में देखो, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है इलास्टिसिटी उसके नेगेटिव में जा रही है ना, लोग फायर हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स फायर हो रहे हैं, तो इसलिए उसकी इलास्टिसिटी नेगेटिव हो जाएगी. चलो 1995 में क्वेश्चन पूछा कि वन ऑफ द रीज़न फॉर इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है ना, ये बोल रहा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिमेनिंग मोर और लेस सेम ओवर द ईयर. तो हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की रही है हमेशा से लेके, अनएम्प्लॉयमेंट की है ना, कि हमारे पास जॉब क्रिएशन अच्छी नहीं हुई जिस हिसाब से हमारी टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से हमारा GDP ग्रोथ हुआ उस हिसाब से हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी. सो दैट इज़ द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम दैट रिमेन्ड विद अस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि क्या रीज़न हो सकता है. इन्वेस्टमेंट पैटर्न हैज़ बिन डायरेक्टेड टूवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, ठीक है, कुड बी.
प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर हैज़ बीन हाई इनफ टू इंड्यूस पीपल टू स्टे विथ एग्रीकल्चर, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है उसमें बिल्कुल भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी नहीं है और लोग उसमें से निकलना चाहते हैं, क्योंकि देयर हैज़ बीन अ डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में। प्रोडक्टिविटी तो जैसी थी वैसी रह गई या इवन कम हो गई बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट चेंज, और लोग अभी भी उसमें बने हुए हैं। तो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, लेट्स से अगर 400 एकड़ पे फार्मिंग करने के लिए आपको 100 लोग चाहिए, अब उसमें 500 लोग लगे हुए हैं, तो मतलब ये 400 यूजलेस हैं, है ना। तो ये डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, मतलब एक्चुअली में अगर ये ना भी होते तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2013 में इस पे क्वेश्चन आया कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपका कोई एक स्टार्टअप है, उसमें आपने एक कोई एक्स्ट्रा एम्प्लॉय ऐड किया, तो उसका कितना बेनिफिट हुआ आपको, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो जो अपनी एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ना, दैट इज़ जीरो। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि लेट्स से अगर एक एक्स्ट्रा फार्मर जो है हायर कर लो, अगर आप 4 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो भी उस फार्म की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, और ये फिर एक एक्स्ट्रा फार्मर जो है वो किसी काम का नहीं है, तो इसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ इन दोनों से कनेक्टेड थी, वो मैंने आपको बता दी, और ये आज भी रेलेवेंट रखती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग्स हैव इनेबल्ड पीपल टू ओन लैंड एंड हेंस देयर प्रेफरेंस टू स्टे विथ एग्रीकल्चर। अब देखो ये ऑप्शन गलत क्यों है, 1995 में जो आया था क्वेश्चन, कि आपसे लैंड पे आपने अगर सीलिंग लगा दी तो इससे फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी वैसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि आप इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं अचीव कर पाओगे, है ना। एग्रीकल्चर में अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल यूज करना पड़ेगा, तो लैंड सीलिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए आजकल गवर्नमेंट जो है अपनी फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में सोच रही, ताकि बहुत सारे लोग छोटे छोटे लैंड को इकट्ठा करके एक बड़ा फार्म लैंड बना के फिर उसको फार्मिंग के लिए यूज कर सकें, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा। पीपल आर लार्जली अनअवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो जो ये ऑप्शन है ना, दिस इज़ पार्शियली करेक्ट। ठीक है, अवेयरनेस इज़ वन ऑफ द फैक्टर कि आप एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में नहीं मूव कर रहे हो, इसलिए आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम रह रहा है, बट इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट आंसर। एग्जैक्ट आंसर अपना ये है कि जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न रहा है ना अपना हमेशा से, दैट हैज़ बिन डायरेक्टेड टुवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़। अब कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मशीन्स है ना, हैवी मशीनरी, टेक्नोलॉजी, ये सब ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने के, है ना। तो हमेशा से जब भी आप अगर देखो कि 1947 अपनी आज़ादी के बाद से हमने हमेशा से यही फोकस किया कि हम कितना टेक ले आएँ, कितना इंडस्ट्रीज सेटअप करें, कितनी मशीनरी ले आएँ। इवन एग्रीकल्चर में भी हम मैकेनाइजेशन का हमेशा सोचते रहते हैं। ठीक है, बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है यार। तो इससे क्या होगा कि जॉब डिक्रीज़ होगा और अपनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट 2006 में नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, मतलब नरेगा या एमजी नरेगा जो कि इस समय जाना जाता है, तो उसके बारे में इसने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे। सेम क्वेश्चन 2011 में आया। तो पहले सबसे एमजी नरेगा के बारे में पढ़ते हैं। तो एमजी नरेगा जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब नॉट 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें कुछ पार्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी, कुछ पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अब इसका जो प्रोविज़न है, मिनिमम 100 डेज टू एनी रूरल हाउस, ये एनी इज़ द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है ना, वरना फिर लोग कहते हैं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत काट दो, बट इसमें मत काटो, हर जगह नहीं काटना चाहिए। तो 100 डेज़ का मिनिमम आपको, और ये जो भी मिलेगा ये अनस्किल्ड वर्क है ना, इसमें कोई आपको स्किल नहीं चाहिए, लेबर वर्क है, जैसे कि आपको खुदाई करनी हो गई, गार्डनिंग करनी हो गई, खेल कूद के मैदान बनाने हो गए, एटसेट्रा, मतलब अनस्किल्ड लेबर के लिए ये है। तो ये 100 डेज़ होने के बाद ये आपका क्या हो गया,
जब ये एमजी नरेगा एक्ट आ गया तो आपको ये लीगल राइट मिल गया है ना। अपने पास बहुत तरीके के राइट होते हैं, जैसे लीगल राइट हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, तो ये हमारा लीगल राइट है। ठीक, अब इसमें जो प्रोविजंस है वो ये है कि जो भी काम एमजी नरेगा के अंदर होगा उसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा, कोई मशीनरी नहीं यूज हो जाएगी, मैनुअल लेबर वर्क यूज होगा। ठीक है, और जो भी टोटल बजट होगा ना, लेट से किसी प्रोजेक्ट का बजट है 100 रुपीज़, तो उसमें 60 रुपये वेज में जाएगा, मतलब मजदूरी में, और 40% मटेरियल में जाएगा। ठीक है, और जो यूनियन है दैट विल गिव 100% ऑफ द वेजेस और 70% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि जो अपनी ग्राम सभा होगी ना, ग्राम सभा जो होगी वो अपनी इसको ऑडिट करेगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। बाई इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2006 में आया कि अंडर द प्रोविजन एक्ट 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर टू एवरी हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, है ना। यहाँ तक तो ठीक था। अब इसने बोल दिया हैज़ बिकम फंडामेंटल राइट, तो ये गलत है। फंडामेंटल राइट नहीं बना, ये बना है आपका लीगल राइट। ठीक है, अब देखो मैं यही बताता हूँ, अगर आपने क्वेश्चन, अब 2006 में ये क्वेश्चन आया था, तो 2005 में एमजी नरेगा एक्ट आया था, तो आप सुबह सुबह नहा धो के बैठे हो प्रीलिम्स में, आपने यहाँ तक पढ़ा कि 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड। अब इतना कीवर्ड देख के आप एकदम खुश हो जाओगे, आप इसको मार दोगे करेक्ट, बट यहाँ पे इसने ट्रैप कर दिया बिकम अ फंडामेंटल राइट। तो इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और 2 बार पढ़ना है कम से कम। सो दिस इज द स्किल दैट यू नीड टू डेवलप। तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट वुमेन आर टू गेट प्रायोरिटी। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ें हैं ना, पॉजिटिव चीज़ें, कि भाई इस एक्ट में वुमेन को प्रायोरिटी दी गई है, जनरली ऐसा गवर्नमेंट हमेशा पुश करती है कि वुमेन्स को प्रायोरिटी दी जाए। अब देखो इसको डाइल्यूट किया, टू द एक्सटेंट दैट 1/2 ऑफ द पर्सन हु आर गिवन एम्प्लॉयमेंट आर वुमेन हु हैव आस्क्ड फॉर इट। ठीक है, सो अगर वुमेन ने आस्क किया है कि मुझे काम चाहिए, तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एज मच एज हाफ ऑफ देम कैन बी वुमेन। ठीक है, सो दिस लुक्स गुड। इसमें प्रोविजंस भी है, ऑल दो इतना डीप में अभी एमजी नरेगा पढ़ के नहीं जाना है, बट ठीक है, मतलब अगर वुमेन के रिस्पेक्ट में दिया है, पॉजिटिव चीज़ है, तो वी कैन डू दिस। चलो, हु आर द एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम एमजी नरेगा, एनी एडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड जिसको भी अनस्किल्ड लेबर करना हो। ठीक है, इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया था ना कि ये जो एनी शब्द है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर एज पार्ट ऑफ इट्स सोशल कैपिटल, है ना। सोशल कैपिटल देखो क्या करते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन, ये तो सोशल कैपिटल नहीं है। द स्टिक ऑफ इट्स बिल्डिंग अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो अपना टेंजिबल कैपिटल हो गया ना, टेंजिबल कैपिटल। द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, बिल्कुल नहीं, ये अपना डेमोग्राफी हो गया। ठीक है, डेमोग्राफी। द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। अच्छा देखो, अगर आपने सोशल कैपिटल नहीं पढ़ा हुआ तो 2 चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। सबसे पहला ऑप्शन ये कि द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन, क्या ये सोशल कैपिटल है। द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, क्या ये सोशल कैपिटल है। तो देखो सोशल मतलब कह रहा ना, तो इस सोसाइटी की बात कर रहा होगा, एंड सोसाइटी इज कलेक्शन ऑफ पीपल, है ना। तो अगर आपको सोशल कैपिटल अच्छा रखना है तो कहते हैं ना कि यार मेरा सोसाइटी में बनता बहुत है। सोसाइटी में बनता मतलब है कि आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो लाइकेबिलिटी है, वो सोसाइटी में ज़्यादा है। सो दैट इज़ मोर क्लोज टू, मतलब दिस ऑप्शन इज मोर क्लोज टू द सोशल कैपिटल। ऑल द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन पॉपुलेशन, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोशल कैपिटल, बट द मोर एक्यूरेट ऑप्शन इज दिस वन। ठीक है, बीइंग अ सोशोलॉजी का मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि दिस सोशल कैपिटल क्या होते हैं, उसकी थ्योरीज क्या हैं, बट मैं इसको अगर लेडमैन टर्म में एज ए जीएस के टर्म में आपको बताऊँ, सो दिस इज़ हाउ यू कैन थिंक कि सोशल कैपिटल अगर है तो इसमें कुछ भी सोसाइटी का एक एंगल होगा। सोसाइटी इज़ कलेक्शन ऑफ पीपल एंड देयर रिलेशन, है ना। सोसाइटी की डेफिनेशन ही होती है कि वेब ऑफ रिलेशनशिप एमंग द पीपल, तो म्यूचुअल ट्रस्ट इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप। ठीक है, थोड़ा सी सोशोलॉजी आ गया, बट दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
2021 में ईपीएफओ पे क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले मैं आपको ईपीएफओ के बारे में पढ़ा देता हूँ। सो ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके दो मेजर पार्ट हैं, एक प्रोविडेंट फंड, एक पेंशन स्कीम। ठीक है, जो पेंशन स्कीम है वो रिटायर पे मिलेगी एज ऑफ 58। ये चीज़ें पूछ लेता है कि 58 रिटायर है कि 60 है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, रिटायर एज है आपकी 58। एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ सर्विस आप करोगे तभी आपको एम्प्लॉयमेंट ये ईपीएस आपको मिलेगा। ठीक है, और ये है किसके किसके लिए? ये है अपने कैजुअल वर्कर के लिए प्लस परमानेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, और उनकी सैलरी लेस देन 15 के होनी चाहिए। एंड दिस इज अ फिक्स्ड पेंशन स्कीम एंड नॉट लिंक टू शेयर मार्केट परफॉर्मेंस। जबकि जो अपना एनपीएस है ना, जो न्यू पेंशन स्कीम है, दैट इज लिंक टू शेयर मार्केट परफॉर्मेंस। देखो अब एक आया है अभी अपना यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसको हम अपनी करंट अफेयर वाली क्लास में करेंगे, या अगर आपने ऑलरेडी कर रखा हो सो कमेंट में जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं ना यूपीएस के, लेट मी नो इन द कमेंट। जैसे कि क्या ये मार्केट से लिंक्ड है कि नहीं, इसमें मिनिमम सर्विस कितनी, मतलब सर्विस टेन्योर कितना होगा, 10 साल से ज़्यादा करने पे ही आपको मिलता है, 25 साल से ज़्यादा करने पे आपको मिलता है। तो इस तरह के जो दो चार इंपॉर्टेंट ऐसे स्टेटमेंट आ सकते हैं पीवाईक्यूज़ में, सॉरी प्रीलिम्स में, वो आप यूपीएस के बारे में कमेंट करो, ऑल्दो हम पीटी में कवर करेंगे नो डाउट। ठीक है, तो ये हो गया। अब 2021 का क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसमें और भी कुछ बेसिक्स हैं कि इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एम्प्लॉयर का जो एम्प्लॉई होता है उसका पूरा प्रोविडेंट फंड में जाता है, एम्प्लॉयर जो होता है उसका कुछ प्रोविडेंट फंड में जाता है, कुछ प्रोविडेंट पेंशन में जाता है। तो ये सब जो बेसिक्स हैं वो आप जो आपका स्टैटिक मटेरियल होगा उससे एक बार पढ़ लेना, ऑल्दो इतने से काम हो जाएगा, बट स्टिल अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ ही लेना। ठीक, चलो। विद रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड इन इंडिया, ईपीएफओ के बारे में पूछ रहा है, तो इसने बोला कि ऑल द कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर ईपीएफओ, बिल्कुल सही है। ऑल द कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स। देखो अब ये अगर आप इसको गलत काटोगे तो आप ये बोलोगे कि नहीं नहीं, नो बडी इज एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स, तो यू हैव टू मार्क दिस करेक्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट अगर कोई एक्ट लाएगी तो उसमें नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं देगी। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिशमेंट और शैल पे वेजेस थ्रू द बैंक अकाउंट। देखो भाई गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है, और ये तो अच्छी भी चीज़ है कि आपको बैंक अकाउंट में सीधा पे करना है। ठीक है, सो 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो 2023 का एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। ठीक है, मे भी मुझे परसेंटेज नहीं पता, लेट्स सी। मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देखो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बट सिर्फ मतलब पीएलआई से आप ये कह सकते हो कि हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये डिसजस्टिफाई हो रहा है। ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड का सिर्फ पीएलआई से लेना देना तो है नहीं। तो इवन तो अगर मैं मानूं कि ये स्टेटमेंट 1 सही है तो भी ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको 50-50 रीच करने की तरीके बता रहा हूँ। हो सकता है एग्जाम में आपको एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता हो कि हमारा ग्लोबल एक्सपोर्ट में शेयर क्या है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर आप जैसे मेंस के लिए प्रिपरेशन करते हो ना, तो उसमें ये सब डेटा आपको याद करना पड़ता है जब आप अपने कोई आंसर लिखते हो। ठीक है, तो उसमें ये सारे डेटा कि जैसे हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है 2023 में, उसका शेयर है 2.4% इन द ग्लोबल। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में अपना 1.8% है, सर्विस एक्सपोर्ट में अपना 4.3% है। ठीक है, तो अगर आपको याद होता कि ओवरऑल 2.4 है, सर्विस 4.3 है, और मैंने आपको ये भी पढ़ाया कि सर्विस में ज़्यादा है ना, सो ग्लोबल गुड्स में तो 3.2% नहीं हो सकता, मतलब ऑन एन एवरेज। तो गुड्स में अपना 1.8% है, सो दिस विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट, और आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, चलो सो इसमें इतना ही था। इफ़ यू हैव कम दिस फार, मेक श्योर टू डू दिस, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, लीव सम कमेंट, और जो मैंने यूपीएस के बारे में आपसे पूछा है उसका आंसर करो। और नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे अपना आई थिंक ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ स्कीम से रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक हैं,
वो हो जाएंगे। बाकी जो मेजर चीज़ें थी वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। सो ये छोटे छोटे टॉपिक इस वीक हम पूरा फिनिश कर देंगे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।